वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 यानी कि बीपीएससी 2.0 यानी बीपीएससी का जो अभी वैकेंसी आने वाला है उसका नोटिफिकेशन भी कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा। तो उस वैकेंसी के लिए हम लोग अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जैसे ही वैकेंसी आता है वैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम लोग अपने प्रिपरेशन को पहले से ही स्टार्ट करके रखेंगे, यानी पहले से ही इसको शुरू करेंगे। और इसको हम लोग जैसे कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो इन क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। तो हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, यहाँ पर हिस्ट्री फेज को देख रहे हैं। और अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो इसके लिए इसके आगे की भी व्यवस्था की जाएगी। आप लोग अगर कमेंट करेंगे, आप लोगों को अगर ज़रूरत होगी तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से एक एक प्रश्न को बुक के अंदर से निकाल करके और तब आप लोगों के सामने लाया जाएगा। तो अगर आप लोग ऐसा चाहेंगे तो ऐसा होगा, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के जिसे हम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बुक के बीच से क्वेश्चन निकाला ही गया है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एस्टेट एग्जाम में ही पता चल गया है पेपर 2 में कि कितना डीपली क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन भले छोटे हों लेकिन डीपली क्वेश्चन है। तो उसी प्रकार से हम लोग डीप क्वेश्चन जो होंगे उसको देखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। प्रश्न हमारा है, 10वीं शताब्दी के किस भाष्यकार ने भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली? 10वीं शताब्दी के किस भाष्यकार के भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली, यानी कि 10वीं शताब्दी के समय की बात है। और वो कौन से भाष्यकार थे, कौन से भाष्यकार थे जिनके भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली? तो किसके भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली थी, इस चीज़ को हमें बताना है। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मेघातिथि को। क्या होगा यहाँ पर? मेघातिथि को। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजपूत काल में व्यापार एवं वाणिज्य में हुए ह्रास का प्रमुख कारण क्या था? राजपूत काल की बात यहाँ पर हो रही है। तो राजपूत काल में व्यापार एवं वाणिज्य में हुए, व्यापार और वाणिज्य में हुए ह्रास यानी कि हानि, यानी कि जो उसके गिरावट थी, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो उसके प्रमुख कारण की यहाँ पर बात हो रही है। तो उसका जो प्रमुख कारण था वो था मुक्त भूमि अनुदानों में सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा। क्या था? मुक्त भूमि अनुदानों में सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या था? राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन का जो विभाजन किया गया था, यानी साम्राज्य संचालन के लिए उसके प्रशासन का जो विभाजन किया गया था, तो उसका सही क्रम क्या है? तो उसका जो सही क्रम है वो क्या है? तो क्या है? राष्ट्र, विषय और भुक्ति। क्या है? राष्ट्र, विषय और भुक्ति। राष्ट्र, विषय और भुक्ति। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है। सुलेमान ने, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर पुकारा? क्या कह करके पुकारा? रुहमा कहकर पुकारा। किस राज्य को इसने क्या कहा? तो रुहमा कहा। रुहमा कह करके इसने किसको पुकारा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सुलेमान ने पाल राज्य को, कौन से राज्य को? पाल राज्य को। तो सुलेमान ने पाल राज्य को लुहमा कहकर पुकारा है। पाल राज्य को क्या कहा है? रुहमा कहकर के पुकारा है। अगला है यहाँ पर देखेंगे, किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से विदित होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने पुरुषुक्त तथा सैंधव को पराजित किया? किस अभिलेख से, यानी कि कौन सा वो प्राप्त अभिलेख है जिससे ये ज्ञात होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने तुरुष्क, क्या? तुरुष्क तथा सैंधव को पराजित किया। तो वो कौन सा अभिलेख है जिससे ये पता चलता है? तो ये जो अभिलेख है ये कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर अभिलेख है। कौन सा? ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन डी। आगे इसमें देखेंगे हम लोग कि उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के इस प्रश्न को देख रहे हैं।
तो यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था। तो न्यायालय को क्या कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में, तो इस चीज़ को बताना है। तो न्यायालय को क्या कहा जाता था, तो वीदथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वीदथ कहा जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो वीदथ ऑप्शन डी। यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्ति किस ग्रंथ की है। यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, तो यह उक्ति जो है ये किस ग्रंथ की है, कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें इस बात को कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा ग्रंथ है, तो वो कौन सा ग्रंथ है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो कौन सा है। तो शतपथ क्या है, ब्राह्मण है। शतपथ क्या है, ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें कहा गया कि अगर पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा। ऐसा किसमें कहा गया, तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई गई है। निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई गई है। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता ही है, लेकिन इसमें विभिन्नता पाई गई है, वो कौन सा क्षेत्र है। तो अगर उस क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं तो वो क्षेत्र कौन सा है, तो वो क्षेत्र है घरों का आकार। क्या है, घरों का आकार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, घरों का आकार। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था। बहावी आंदोलन का जो दमन है वो किसने किया था। तो बहावी आंदोलन का जो दमन है वो किया गया था किसके द्वारा, तो किया गया था लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा किया गया था। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा किया गया था। दसरा के युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दसराग्य युद्ध का संबंध जो है वो इन निम्नलिखित में से किससे है। तो हम लोगों को पता है कि दसरा के युद्ध का मतलब क्या, कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, उसी युद्ध को दसराग्य युद्ध कहा गया। तो दसरा के युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये जो संबंध है ये किससे है, तो ये है सुदास से। किससे है, सुदास से है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ। तो यानी कि सर्वाधिक संकेंद्रण का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो किसके किनारे प्राप्त हुए हैं। ये नदियों के नाम दिए हुए हैं, तो किस नदी के किनारे सर्वाधिक जो क्षेत्र हैं हड़प्पा संस्कृति के वो पाए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे प्राप्त हुआ है। तो जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो किसके किनारे प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा इसका, तो सही जवाब हो जाएगा घग्गर हाकरा। घग्गर हाकरा जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्नलिखित में से किसकी रचना है। अशोक का पतन और साथ में मौर्य साम्राज्य का पतन जो है ये किसकी रचना है, किसकी रचना है, ये इस चीज़ को हम लोगों को बताना है। तो ये जो रचना है ये प्रसिद्ध लेखिका किसका है, रोमिला थापर का। किसका है, रोमिला थापर का है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे हम लोग 972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाली। 972 ईस्वी में वो कौन सा शासक था जिसने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट। अब देखते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन निकल कर के आ रहा है और उस क्या है क्वेश्चन कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी।
तो राष्ट्रकूटों की राजधानी जो थी वो कहाँ थी, मान्यखेट थी। तो मान्यखेट पर आक्रमण करके तहस नहस कर दिया वो कौन सा शासक था। और एक चीज और यहाँ पर क्वेश्चन निकल करके आ रहा है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट को कब तहस नहस किया गया, तो 972 ईस्वी में तहस नहस किया गया। अब इसके बाद बात है कि किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परमार शासक सियक के द्वारा। किसके द्वारा, परमार शासक सियक के द्वारा किया गया। अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शन में से देख करके बताना है कि वो एक कौन सा स्थान था जहाँ पर शैव शिक्षा नहीं दी जाती थी, वो शैव शिक्षा का केंद्र नहीं था। बस इसी बात को बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माउंट आबू। क्या होगा, माउंट आबू। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, माउंट आबू। ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति काल से संबंध किया जाता है। ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति काल से संबंध किया जाता है निम्नांकित स्थान से प्राप्त हुआ है, यानी कि वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ताम्र मूर्तियों का एक निधान प्राप्त हुआ है जिसे हड़प्पा संस्कृति काल से संबंध किया जाता है, यानी बताया जाता है। तो ये किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो एक चीज़ तो तय है कि ये जो होगा वो हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं, नगर हैं, उन्हीं में से कोई एक होगा। तो इसमें जो हमारा सही जवाब है, तो हमारा सही जवाब जो है वो क्या है, वो है दैमाबाद। क्या है, दैमाबाद है हमारा जो सही जवाब है, वो है दैमाबाद। राइट आंसर ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण हुआ करता था निष्क। कौन सा आभूषण हुआ करता था, निष्क। तो इस निष्क को शरीर के किस अंग में धारण किया जाता था, ये किस अंग का आभूषण है, इसी चीज़ को इसमें बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, गला। यानी कि ये गले में पहनने वाला था। गले में, जैसे कि अभी के ज़माने में हम लोग हार पहनते हैं, तो उसी प्रकार से ये गले में जो पहना जाता था ऋग्वैदिक काल में, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उसे निष्क कहा जाता था। सुमेरिया के सूरा नगर से प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह कौन है। सुमेरिया के सूसा नगर से, सुमेरिया सभ्यता के सूसा नगर से प्राय 30 मोहर प्राप्त हुई है। 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है, और वो मोहरों का संबंध किस सिंधु नगर से है, वो सिंधु नगर कौन सा है, इसके बारे में हमें बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर सोचने वाली बात है कि सुमेरिया है, तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पर व्यापार होता होगा। व्यापार के लिए हमारे यहाँ एक पत्तन नगर है, एक पत्तन नगर था उस काल में। जिस पत्तन नगर का नाम क्या था, तो उस पत्तन नगर का नाम था लोथल। क्या नाम था उसका, लोथल नाम था। तो हम लोग देखेंगे कि सुमेरिया से सूरा नगर से प्राय 30 मोहरों का ज्ञान सिंधु नगर के संबंध है वह है। तो जब लोथल से व्यापार होता था तो मोहर वगैरह जो है वो कहाँ से प्राप्त होंगे, लोथल से प्राप्त होंगे। कहाँ से प्राप्त होंगे, लोथल से प्राप्त होंगे। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है क्या, कि सुमेरिया के सूरा नगर से प्राप्त 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह कौन सा है, तो वह जो है लोथल है। कौन सा है, लोथल है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें अशोक के किस अभिलेख में यह उल्लेख है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया। अशोक के किस अभिलेख में यह उल्लेख है, यानी बताना है कि ये बात अशोक के किस अभिलेख में लिखा गया है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ़ कर दिए, कि वो लुम्बिनी में जो धार्मिक कर लगता था उस धार्मिक कर को उसने लुम्बिनी में माफ़ कर दिया और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय किया। और मालगुजारी के रूप में उसने क्या किया, 8वां हिस्सा तय किया। तो ये किस अभिलेख में लिखा हुआ है,
तो ये जो लिखा हुआ है ये रुमेनदेई अभिलेख में लिखा हुआ है। क्या है? रुमेनदेई अभिलेख में लिखा हुआ है। ध्यान रहे रुमेनदेई अभिलेख जो है वो सबसे प्रथम अभिलेख है और ये सबसे छोटा अभिलेख भी है। रुमेनदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख भी है और इसमें और हम लोग जैसे कि इसमें क्या बात किए कि ये प्रथम अभिलेख भी है। क्या है? प्रथम अभिलेख भी है। निम्न में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसे 1917 ईस्वी में, कब? तो 1917 ईस्वी में नाइट की उपाधि दी गई थी। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो उस वैज्ञानिक का जो नाम है वो क्या है? उस वैज्ञानिक का नाम जो है वो है जगदीश चंद्र बोस। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो जगदीश चंद्र बोस। यानी कि इनमें से कौन सा वैज्ञानिक को 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वो जगदीश चंद्र बोस थे। अब है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद से क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। तो यहाँ पर हम लोगों को बस इतना याद है कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर मात्र एक ही ऑप्शन है जो कि 1764 ईस्वी में दिया हुआ है। तो डेट के साथ में याद रखेंगे 22 अक्टूबर 1764। क्या बोल रहा है डेट के साथ में? तो 22 अक्टूबर 1764। तो ये क्या है? बक्सर युद्ध का दिन है। यानी बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रसाधन और श्रृंगार की जानकारी नहीं थी? तो वो कौन सा श्रृंगार था? तो ये कौन सा था? तो केश रंग रोगन। कौन सा सिद्धांत था? तो ये क्या बोल रहे हैं? कौन सा सामग्री था? तो केश रंग रोगन, जिसे खिजाब भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? खिजाब भी कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे निम्न में से किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? कौन सा वो उपनिषद है जिसमें मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो मृत्यु संबंधी चर्चा जो है वो किस उपनिषद में की गई है? तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कठोपनिषद। क्या होगा? कठोपनिषद। यानी कि सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है। बताया गया कि ये पूरा जो जगत है ये ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है। यानी ये जगत हमारी आत्मा है। इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया था? तो वो कौन सा ग्रंथ था जिसमें इसे प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो ग्रंथ है ये कौन सा था? तो ये था ब्रह्मसूत्र। क्या था ये? ब्रह्मसूत्र था। उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार सत्य है? उत्तर वैदिक काल में कौन सा कराधान से संबंधित विचार जो है ये सत्य है? तो इसे हम लोगों को बताना है। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो बताना है इसमें कि केवल वैश्यों पर कर का भार था। क्या? केवल वैश्यों पर कर का भार था। पूर्व वैदिक काल में क्या बोल रहा है यहाँ पर? पूर्व वैदिक काल में जो राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? पूर्व वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? तो पूर्व वैदिक काल में राजा पर दो समितियाँ थी। कौन कौन सी समिति थी? एक थी सभा और दूसरी थी समिति। एक थी सभा और दूसरी थी समिति। तो पूर्व वैदिक काल में राजा पर किसका नियंत्रण रहता था? तो सभा और समिति का नियंत्रण रहता था। राइट आंसर ऑप्शन सी।